बहू को संस्कार सिखाने ही पड़ेंगे। ये तुमने क्या किया गवार जाहिल औरत, इतने महंगे डिनर सेट की प्लेट तोड़ दी, अब पूरा सेट खराब हो गया मेरा। अनु गुस्से में अपनी मेड से बोली। काकी सुनीता की आंख में आंसू आ गए। बोली, बहू रानी गलती से टूट गया, हम तो कब से काम कर रहे हैं इस घर में, आज तक ऐसा नहीं हुआ, अब गलती करके जुबान भी चलाएगी मुझसे। अनु और जोर से चिल्लाई। आवाज सुन सास नीरजा और अनु का पति अमर और ननद मीता किचन में आ गए। अनु को चिल्लाता देख अमर बोला, ये क्या तरीका है बात करने का काकी से? तुमसे उम्र में कितनी बड़ी है, तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। सुनकर अनु बोली, आप मेड के लिए मुझे डांट रहे हैं? नीरजा ने बात को संभालते हुए अनु से कहा, तुम कमरे में जाओ, मैं देखती हूँ। अनु बड़बड़ाती हुई चली गई। सबने बहुत सर पे चढ़ा रखा है मेड को, मालकिन समझने लगी है। अमर ने काकी को कुर्सी पर बिठाया और पानी देकर कहा, काकी बुरा मत मानना। मीता प्लेट के टुकड़े साफ करने लगी। नीरजा बोली, सुनीता बहू अभी नहीं आई है, तुम दिल पर मत लगाना, उसे सिखाना पड़ेगा। शायद उसे किसी ने टोका रोका नहीं हो। संस्कारों का दायित्व तो बड़ों के ऊपर ही होता है, तभी बच्चे सीखते हैं। सुनीता बोली, सही कहा भाभी, आपके बच्चे ने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं काम वाली बाई हूँ, इसीलिए मैं भी अभी तक आ रही हूँ काम करने। समझा बुझा कर नीरजा अपने कमरे में आ गई। लगी सोचने, बहू को संस्कार सिखाने ही पड़ेंगे। अनु की शादी को 5 महीने हो गए थे जब से आई थी, अपनी अमीरी का घमंड दिखा रही थी। किसी से कुछ बोल देना, छोटे लोगों की बेइज्जती करना उसकी आदत थी। पैसों की कमी नीरजा के घर में भी नहीं थी, पर नीरजा ने शुरू से ही पैसों से ज्यादा सम्मान करना सिखाया है। उसने अपने दायित्व पूरी जिम्मेदारी से निभाया। उसे याद है जब एक बार छोटे में अमर ने ड्राइवर को दरवाजा नहीं खोलने पर बहुत चिल्लाया था, तभी नीरजा ने समझाया कि इंसान के काम की कदर करनी चाहिए। उन्हें छोटा दिखाने की कोशिश में हम खुद को छोटा बना लेते हैं। यही कारण है कि घर में सभी काम करने वाले नीरजा को बहुत मानते थे। सुनीता काकी भी काफी सालों से आ रही थी और नीरजा को भी उनकी आदत हो गई थी, इसीलिए वो भी अभी तक लगी हुई थी। अनु को कैसे समझाया जाए, कहीं खुद के रिश्ते खराब नहीं हो जाए। यदि सुनीता के सामने उसे कुछ कहा था तो यही सोचते हुए नीरजा को उपाय सूझा। उसने काकी को कुछ समझाया और जाने के लिए कहा। दूसरे दिन काकी को न आया देख अनु बोली, ये काकी क्यों नहीं आई अभी तक, मुझे चाय पीनी है। नीरजा बोली, उन्होंने कहा वो काम पर नहीं आएंगी। अनु बोली, इतना घमंड है, ना आए मैं दूसरी भाई देख लूंगी। हाँ यही करना पड़ेगा, तुम जल्दी से ढूंढो, पहले चाय बना लो और अमर के लिए भी बना लेना। काम की आदत तो थी नहीं अनु को, उसे 2 कप चाय बनाना भारी पड़ रहा था। जल्दबाजी में महंगा कप भी हाथ से छूट गया और टूट गया। सास के सामने देख नीरजा बोली, वो गलती से गिर गया। नीरजा बोली, कोई बात नहीं अनु, जानबूझकर कौन गिराता है। अब अनु को लगा कि उसने खामखा काकी पर चिल्लाया, पर अपनी गलती माननी नहीं थी। चाय पीकर आसपास की मेड से बात करी पर कोई राजी नहीं थी। कहने लगी, हमें भी अपना सम्मान प्यारा है। अब अनु परेशान हो गई, तीनों मिलकर काम करने लगी। अनु बोली, माँ जी आप ही बुलाओ काकी को। नीरजा ने तो खुद ही मना किया था सुनीता को आने को और बाकी से काम करने की भी मना करवा दी थी। उसने कहा, अब वो नहीं आएगी, तुम बात करके देख लो। और हाँ एक बात याद रखो कि गलती सबसे होती है, पर किसी की काम और हैसियत देकर इज्जत करना सही नहीं है। हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए कि हम किसी को गलती पर रोकें लेकिन जलील नहीं करें, क्योंकि हमें सबकी ज़रूरत पड़ती है। अनु को समझ में आ गया। वो नीरजा के साथ काकी के घर गई और अपनी गलती मानकर उन्हें मना लाई। अब अनु के व्यवहार में बदलाव आ रहा था। नीरजा बहुत खुश थी कि दोनों रिश्तों को बचाकर अपना दायित्व पूरा कर लिया। पत्नी की कद्र कीजिए पतिदेव।
उठो विप्लव, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज ड्राइवर नहीं आया है तो गाड़ी लेकर बुकिंग में तुम्हें ही जाना पड़ेगा। बद्री प्रसाद जी ने अपने बेटे विप्लव को उठाते हुए कहा। अरे पापा, यह नौकरों वाला काम मुझे पसंद नहीं है, कहकर विप्लव करवट बदल कर फिर से सो गया। देखो विप्लव, यह बिजनेस ना ऐसे नहीं चलता और तुम इसके उत्तराधिकारी हो। बिजनेस के लिए लॉयल होना बहुत जरूरी है। अब जिन्होंने बुकिंग कराई है उनका कुछ इमरजेंसी भी तो हो सकता है बेटा। कभी कभी बिजनेस में ऐसे मौक़ों को हैंडल करना पड़ता है। ऐसा कहकर बद्री प्रसाद जी कमरे से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में विप्लव तैयार होकर गाड़ी निकाला और चल दिया बुकिंग में गाड़ी लेकर। जिस दंपति को अपनी गाड़ी में बिठाकर विप्लव ले जा रहा था लगभग 50 वर्ष के व्यक्ति थे, जो अपनी पत्नी को शल्य चिकित्सा हेतु महानगर ले जा रहे थे। सामने वाली सीट पर विप्लव के बगल में बड़ी नजाकत से उन्होंने अपनी पत्नी को बैठाया और हर थोड़ी थोड़ी देर में ठीक तो हो ना नीना, ऐसा ही पूछ लेते थे। बगल में बैठे गाड़ी चलाते हुए विप्लव सोच रहा था, कैसे अंकल है अपनी बीबी का कितना ख्याल रखते हैं। मैं ही अच्छा हूँ, डांट डपट कर रखता हूँ अपनी बीबी को। उसकी क्या मजाल जो मुझसे कोई काम करवा सके। मन ही मन खुश होता रहा विप्लव। बेटा, आज ड्राइवर नहीं आया क्या? तुम खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हो? अंकल ने मौन तोड़ा। जी अंकल, पापा ने कहा शायद आपका जाना आज ज़्यादा जरूरी था, बस इसीलिए। विप्लव ने कुछ जानने की कोशिश में बातों का सिलसिला शुरू किया। हाँ बेटा, बहुत ज़रूरी था आज जाना। कल नीना का ऑपरेशन है, डॉक्टर ने कहा है जल्दी से जल्द ऑपरेशन कराने को। हार्ट में 2 ब्लॉकेज हैं। बेटा, मैंने भी जिंदगी की भागदौड़ में शायद उतना समय पति को नहीं दिया जितना देना चाहिए। नीना को हमेशा शिकायत रही, आपके पास तो तेरे लिए समय ही नहीं है। नीना की छोटी मोटी परेशानियों को मैंने कभी सीरियस लिया ही नहीं। जब भी वह कहती मैं आजकल जल्दी थक जाती हूँ, धड़कन तेज होता है, अच्छे से खाया पिया करो, कहकर मैं बात टाल देता था। कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वास्तव में ऐसी भी समस्याएं हो सकती हैं। अब जबकि डॉक्टर ने क्रिटिकल कंडीशन बताया, तब मुझे ऐसा झटका लगा मानो मैं तो नीना के लिए कुछ कर ही नहीं पाया। बस एक बार ऑपरेशन सफल हो जाए, फिर नीना को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कहते कहते अंकल जी ने नीना का हाथ अपने हाथ में ले लिया। कुछ दूर जाते ही नीना ने सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत की। अनन फनन में पास के ही अस्पताल में ले गए। एक इंजेक्शन भी लगा, पर शायद नीना की जिंदगी के लिए ये काफ़ी नहीं था। अंततः नीना ने दम तोड़ दिया। दहाड़े मार मार कर रोते रहे अंकल। रोते रोते ही विप्लव से कहा, तुम कभी ऐसी गलती मत करना। जीते जी अर्धधांगनी के खासियत को पहचानना और उसको अहमियत भी देना। अब देखो ना, मैं तुम्हारी आंटी के लिए कुछ नहीं कर पाया, कहकर अंकल फिर फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी मुश्किल से विप्लव ने अंकल को शांत कराया। अंकल की यथार्थ देखकर पहली बार उसे एहसास हो रहा था, ठीक अंकल की तरह तो वो भी है, या कहें उससे भी ज़्यादा। वह भी तो अपनी पत्नी आकृति की बिल्कुल भी नहीं सुनता था। दोस्तों के सामने आकृति का मजाक बनाना अपनी शान समझता था। दोस्तों के बीच अपनी इमेज जो बनेगी कि
अपनी बीवी से नहीं डरता। अपनी छोटी शान की खातिर अपनी अर्धांगिनी का मजाक बनाना कहाँ तक उचित है। अभी पिछले हफ्ते की तो बात है, दोस्तों के सामने आकृति के मोटापे का मजाक बनाया था। जब दोस्तों ने पूछा वैलेंटाइन डे पर भाभी को गुलाब का फूल गिफ्ट किया या नहीं, तो तपाक से विप्लव ने जवाब दिया था, तेरी भाभी को काया के अनुसार गुलाब का फूल तो नहीं, हाँ गोभी का फूल जरूर दिया था। और सभी दोस्त हंस पड़े थे। आकृति का चेहरा रुहासा हो गया था। विप्लव को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह जल्दी से अंकल और नीना के पृथक शरीर को उनके घर तक छोड़ अपने घर की ओर बढ़ घर पहुंचते ही आकृति आकृति आवाज देकर पत्नी को बुलाया। सभी को आश्चर्य, क्या बात है? बद्री प्रसाद जी ने पूछा। विप्लव, बेटा सब ठीक तो है ना? जी पापा, आज आपने मुझे कार ड्राइव कर ले जाने को कहकर मेरी आंखें खोल दी। परिवार के सभी सदस्यों के समक्ष आप बीती वाकया विप्लव ने सुनाया। सभी की आंखें नम हो गईं। देखिए विप्लव, मैं भी चाहती थी आप में थोड़ा बदलाव हो, कम से कम अपनी अर्धांगिनी की भावनाओं को समझ कर उसकी कद्र कर सके, पर उसके लिए इतनी बड़ी घटना हो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और जानते हैं विप्लव, कभी कभी आपकी मनमानी से तंग आकर मैं भी सोचती थी, जब मैं नहीं रहूंगी तब पता चलेगा। नहीं आकृति, नहीं, प्लीज ऐसा मत बोलो। विप्लव की आंखों में भी आंसू थे। सच में दोस्तों, कभी कभी पति अपनी अर्धांगिनी की बातों या भावनाओं को उतना ध्यान नहीं देते या ध्यान देना ही नहीं चाहते जितना उन्हें देना चाहिए, और उनकी भावनाओं की कद्र करना पतियों का कर्तव्य ही नहीं, दायित्व भी होना चाहिए। उन्हें उनका सम्मान मिलना ही चाहिए। आखिर वह हाउसवाइफ नहीं, होम मेकर जो है। कहीं ऐसा न हो कि यह कहावत चरित्रार्थ हो जाए, आप पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए समय रहते सजग रहें और अपनी अर्धांगिनी का उतना ही ध्यान रखें जितना स्वयं का। सासू माँ, अपने लिए जीना गुनाह नहीं है। बहू, तुम ये योगा की क्लास लगा रही हो, क्या जरूरत है बेफिजूल खर्ची की? और फिर अभी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, उन्हें कैसे छोड़कर जाओगी? आसी की सास डांटती हुई बोली। आसी बोली, माँ जी, इसमें बेफिजूल खर्च क्या? हमारे शरीर के लिए योगा सेहतमंद होता है। घर पर नियमित हो नहीं पाता और बच्चे उस समय स्कूल चले जाएंगे। माँ जी बोली, ये सब आजकल के फालतू चोचले हैं। हमें तो पति और बच्चों के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। औरतों की जिंदगी की अहमियत दूसरों के लिए जीने में ही होती है। हमने तो यही सुना है और यही किया भी है। हमेशा अपनों की खुशी के बारे में ही सोचा, कभी सोच भी लिया तो स्वार्थी ही समझा जाता था। आजकल तो बस अपने बारे में पहले सोचती हैं। आसी बोली, लेकिन माँ जी, अपने बारे में सोचना गुनाह तो नहीं है। आखिर हमारी अपनी भी तो कोई अहमियत है। अपने आप को खुश रखना, स्वस्थ रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम खुद को ही खुश या स्वस्थ नहीं रखेंगे तो घर और सदस्यों को कैसे खुश रखेंगे? हम यही सोचकर अपने को नज़रअंदाज करके बस परिवार के लिए जीते हैं। फिर वही थकान या घुटन हमें चिड़चिड़ा बना देती है, जो हम फिर परिवार पर उतारते हैं। अभी कुछ दिनों से मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, तो मेरी सहेली ने सलाह दी, इसीलिए मैंने क्लास लगाई है।
सास मन ही मन सोची रही कि बहू कह तो सही रही है। आज उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए होता है, वो भी ससुराल और बच्चों की सेवा में इतना थक जाती थी कि कभी बच्चे अपनी बात बताने के लिए उनके पास आते तो वो काम के कारण उनको डांट देती, गुस्से में बोलती, मुझे नहीं है वक्त तुम्हारी बातों का सुनने का। पति कभी कहते कि कभी खुद को भी देख लिया करो, थोड़ा सच समझ कर रहा करो, तो गुस्से में बोल देती, काम कौन करेगा। उन्होंने यही सीखा था कि घर के काम से औरतों की पूछ होती है। इस कारण पति और बच्चे दूर ही रहते और ये इनकी आदत में शामिल हो गया था। इस बात का उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। समय के साथ जिम्मेदारी थोड़ी कम हुई पर रिश्तों में नज़दीकी नहीं आ पाई। काश उस समय किसी ने समझाया होता कि अपनी अहमियत समझो भी ज़रूरी है। क्या हुआ माँ जी, मैं जल्दी आ जाया करूँगी। आसी बोली, नहीं बहू, तू सही कह रही है, अपने को खुश रखना सबसे पहले ज़रूरी है। जब हम खुद की अहमियत समझेंगे तभी दूसरे हमारी और हम उनकी। तो कल से चली जाना। आसी अब पहले से खुश थी, एक नई स्फूर्ति आ गई थी उसमें। माँ जी भी अब अपनी अहमियत समझ गई थी, वो भी किटी और भजन मंडली में शामिल हो गई। कल तक जिसे फालतू औरतों के काम समझती थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।